फ़क़त तुम देखना यारो कहाँ तक बात जाएगी। फ़क़त तुम देखना यारो कहाँ तक बात जाएगी। ज़रा हम भी देखें ये न कैसे रात जाएगी। बिछाओ लाख तुम कांटे भले बांधो हमारे पर। बिछाओ लाख तुम कांटे भले बांधो हमारे पर। इरादों की मगर मंजिल तलक बारात जाएगी। नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। आप सभी को परिचर्चा के 150वें पायदान यानी कि 150वीं कड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत मुश्किल वक्त बहुत आसानी से हमने निकाले। 150 एपिसोड अपने आप में निर्बाध और निर्विवाद बड़ी बात है। आप सभी के सहयोग, आप सभी के प्यार, आप सभी के दुलार के लिए वैभवी हमेशा कृतज्ञ रहेगी और हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इसी प्रकार हम और आप साथ साथ चलते रहें। हमारा आपका साथ इसी तरह चलता रहे और हम और एपिसोड करते रहें और शायद कभी रुके ना। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी इस परिचर्चा को लेकर आगे बढ़े, इसी कामना के साथ आज पुनः आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। 150 पायदान पर पहुंचने के बाद हमें लगा कि क्यों ना, जब हम इतने बड़े पायदान पर पहुंचे हैं तो हमारा जो विषय है वो भी थोड़ा खास होना चाहिए। हालांकि हर बार परिचर्चा की के जो विषय हम चुनते हैं वो बहुत खास होते हैं, बहुत प्रासंगिक होते हैं, समाज से रूबरू होते हैं और हमेशा कोशिश रहती है कि एक जागरूकता अभियान को लेकर जब हम पिछले 3 साढ़े 3 सालों से लगातार चल रहे हैं, उसमें एक और इजाफा हो, एक और चार चांद लगे। और आप देखें कि 150 हफ्तों से लगातार परिचर्चा को लेकर हम आ रहे हैं और मेरे चेहरे पर जो ये खुशी आपको दिख रही है, ये वाकई खुशी है, मेहनत है, लगन है। बहुत हमने जद्दोजहद की है, बहुत उतार चढ़ाव देखे, तब जाके हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। पुनः सबका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। एक विशेष विषय को लेकर हम आए हैं, विकास बनाम पर्यावरण। और इस विषय को चुनने का खास कारण ये था, एक उद्देश्य है कि कहते हैं कि जहां पर आवश्यकता होती है वहां पर आविष्कार होते हैं और जहां पर आविष्कार होते हैं वहां कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटियां जरूर होती हैं, कुछ ना कुछ बाधाएं आती हैं जो हमारे पर्यावरण को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती हैं, या क्या कुछ बातें होती हैं विकास को लेकर जब हम विकास करते हैं। क्योंकि आप देखिए कि एक समय था जब हम बैलगाड़ी पे चला करते थे हमारे पूर्वज, आज हवाई जहाज की यात्रा होती है। ये विकास ही तो है। बैलगाड़ी का जब चलन हुआ था वो भी एक विकास था। जब लोग पैदल चलते थे, धीरे धीरे बैलगाड़ी आई, उसके बाद साइकिल आई, फिर मोटर गाड़ी आई, फिर बाइक आई, कार आई और इस तरह से हवाई जहाज तक हम पहुंचे, जेट तक पहुंचे। हम अब अंतरिक्ष को भी भेद रहे हैं, तो ये विकास है। लेकिन जब हम विकास करते हैं, जब हम आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, जब हम हथियार से लैस होते हैं, सशक्त बनते हैं, तो बहुत सारी चीजें परिवर्तित होती हैं हमारे जलवायु में, हमारे पर्यावरण में। तो हमने सोचा कि चलो, इतना महत्वपूर्ण विषय है, इस महत्वपूर्ण विषय पर आज बात करें। 150वीं कड़ी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती। आज हमारे साथ बहुत महत्वपूर्ण वक्ताओं ने हमारा साथ दिया है, हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि एक से बढ़कर एक हमारे साथ वक्ता मौजूद हैं। क्योंकि पर्यावरणविद की तरह हमेशा डॉक्टर सुनीता सिंह जी हमारे साथ जुड़ी रही हैं और इकोनॉमिस्ट रही हैं, अर्थशास्त्री रही हैं डॉक्टर कल्पना चौबे। लेकिन एक खास मेहमान आज हमारे इस परिचर्चा का हिस्सा पहली बार बनने जा रहे हैं, सुरेंद्र अवाना जी। राजस्थान की धरती से आप आए हैं और बहुत लंबा, बहुत बड़ा इनका परिचय है, विस्तृत परिचय है। और लेकिन मैं थोड़ा सा छोटा करूंगी।
सबसे पहले तो मैं उन्हें साधुवाद देती हूँ, उन्हें बहुत-बहुत उनका अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने 2010 से लेकर अब तक 2024 तक 1,44,000 पौधे लगाए हैं और सिर्फ लगाए नहीं हैं, उसे सींचा भी है, उसे पनपाया भी है, आज वो वृक्ष बन चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उनके जीवन की उपलब्धि है और चूँकि पर्यावरण को प्रेम करते हैं, प्रकृति प्रेमी हैं, प्रकृति के संरक्षक हैं, मत्स्य पालन करते हैं, पशु पालन करते हैं, उनके पास ऊँट है, उनके पास गायें हैं, इतना कुछ प्रकृति को वो दे रहे हैं, साथ में कुछ अवार्ड भी है, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं कुछ अवार्ड का नाम यहाँ लेना चाहती हूँ। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा फेलो फार्मर अवार्ड 2023 से इनको नवाजा गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो द्वारा इन्हें 2023 में नस्ल संरक्षक का जो पुरस्कार है उससे नवाजा गया है, इन्हें उन्हें पुरस्कार दिया गया है। बहुत सारे पुरस्कारों की श्रेणी है, धीरे-धीरे जब हम बातचीत करेंगे, अवाना जी का परिचय किसी 4 पंक्तियाँ अगर मैं उनके लिए पढ़ दूँ तो वो मोहताज नहीं है इस बात के, क्योंकि भारत सरकार के कई सम्मानों से सम्मानित हैं। धीरे-धीरे हम उनके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन अवाना जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सुरेंद्र सर, आपका विशेष आभार व्यक्त करते हैं हम कि आपने हमारा मान बढ़ाया, हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने, इतना कुछ आपने किया है, बृहत परिचय आपका है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा समय कम पड़ जाएगा परिचय देते-देते। डॉक्टर सुनीता सिंह जी, बहुत-बहुत आपका अभिनंदन। आपने हमेशा साथ निभाया है और 150वीं कड़ी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज का भी जो ये समय है ये यादगार है और आने वाली पीढ़ी को ज़रूर कुछ ना कुछ हम देकर जाएँगे। डॉक्टर कल्पना, आपका बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हमसे कई बार आप जुड़ी हैं और आज खास परिचर्चा इसलिए भी है क्योंकि 2 पर्यावरणविद हैं यहाँ पर, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए और एक विकास के बारे में बात करेंगी। तो कहते हैं ना, सबका साथ और सबका विकास, ये नारा चलता आ रहा है। आज हम विकास बनाम पर्यावरण पे बात करेंगे क्योंकि जब भी हम विकास की बात करते हैं, पेड़ कटते हैं। जब भी हम विकास की बात करते हैं तो प्रकृति से कहीं न कहीं छेड़छाड़ होती है, प्रकृति रुष्ट होती है, फिर प्रकृति दंड देती है, ये सारा कुछ चल रहा है। तो सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करें, उससे पहले तमाम सुधी श्रोता जो हमारे इस पल के साक्षी हैं, आपका बहुत-बहुत अभिनंदन। हमारे पटल के मुख्य सलाहकार आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी हमसे जुड़ गए हैं। मेरी प्यारी सखी और इस पटल की मजबूत कड़ी नेहा शर्मा जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत। अनिल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। धीरे-धीरे बहुत सारे लोग हमसे जुड़ेंगे और इस परिचर्चा में 4 चांद लगाएंगे। आप सभी का विशेष अभिनंदन है, स्वागत है हमारी 150वीं कड़ी में। विकास की हम बात करें तब हम पर्यावरण की ओर आएंगे क्योंकि पर्यावरण, प्रकृति तो हमेशा से खूबसूरत है कल्पना जी, और प्रकृति से जब हम विकास की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं छेड़छाड़ हो ही जाती है और विकास भी जरूरी है क्योंकि हम अगर अपने आप को सशक्त बनाना चाहते हैं, हम अगर मुख्य धारा में रहना चाहते हैं तो हमें विकास करना पड़ेगा और जब विकास करेंगे तो प्रकृति रुष्ट हो ही जाती है। तो सबसे पहले प्रकृति प्रदत्त जो चीजें हैं, जो बातें हैं, जैसे अबाना सर का इतना लंबा चौड़ा परिचय है, उसमें से कुछ और अवार्ड के नाम मैं बाद में लूंगी। कल्पना जी, विकास की हम बात करते हैं, इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं, प्रकृति के पास हम बाद में चलेंगे। हम विकास की बधाई जी, और मैं चाहूंगी कि आप तमाम बातों पर आप गौर करें, तो बहुत बहुत अभिनंदन है जी। धन्यवाद। आविष्कार हमेशा जननी होती है नए चीजों के लिए, क्योंकि हमारी जरूरतें ही उस आविष्कार को प्रेरित करती हैं। विकास बनाम पर्यावरण, सर्वप्रथम हमको ये जानना है कि विकास है क्या। तो विकास किसी भी चीज को पहले से बेहतर बनाने की एक प्रक्रिया है। धरती पर सबसे बुद्धिशाली जीव मनुष्य है। मनुष्य ने सबसे पहले अग्नि का आविष्कार किया
और उसके पश्चात से लेकर के आज तक में उसने आर्थिक, सामाजिक, व्यक्तिक, पर्यावरणीय हर क्षेत्र में उसने विकास किया है। ये विकास की प्रक्रिया शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के द्वारा हमारे जीवन को सर्व सुविधा युक्त बनाने का एक प्रयास रहा है। एसी हो, फ्रिज हो, कंप्यूटर, मोबाइल, शिक्षा के नए आयाम हो, नई-नई तकनीकों से युक्त हमारे लिए हॉस्पिटल हो, वाहन हो, संचार माध्यम हो, ये सारी चीजें वो हैं जो आज विश्व के हर कोने को एक दूसरे से जोड़ रहा है, जिसने मनुष्य के ज्ञान और विकास में और अधिक विकास किया है और हमारी विकास की प्रक्रिया सतत रूप से चल रही है। विकास एक अंध विकास नहीं है। आज हमारे पास हर टेक्निकल चीजें उपस्थित हैं, किंतु हमारी जो विकास प्रक्रिया है, चाहे विश्व स्तर पर लें, ये अंध विकास नहीं है। समय-समय पर मनुष्य ने इस विकास के बीच में उन चीजों का अवलोकन किया है जो पर्यावरण से हमको जोड़ती हैं। चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ के बुलनैड आयोग हो, जो 1987 में आई, जिसने आर्थिक विकास और पर्यावरण के मध्य स्पष्ट संबंध को बताया। वहीं 1992 रियो डी जेनेरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस प्रकार विश्व समय-समय पर अपनी विकास प्रक्रिया को चलाते हुए पर्यावरण से भी अपने को जोड़कर चलती आई है। भारत के यदि संदर्भ में हम देखें, तो भारत ने सदैव पर्यावरण के साथ रह करके वैज्ञानिक सोच को लेकर के विकास की प्रक्रिया को अपनाया है, क्योंकि भारत वो भूमि है जहां नदियों और पेड़-पौधों की हमेशा पूजा की जाती रही है। भारत ने स्वतंत्रता के बाद से पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा और भी कई नीतियों के द्वारा आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, शहरीकरण हो, औद्योगिकीकरण हो, संचार साधन हो, परिवहन के साधन हो, सबका विकास किया है। इस विकास का लाभ ये रहा कि आज भारत विश्व में सबसे तेज गति से विकास करने वाला राष्ट्र बना है और उस पूरे विश्व को उन्होंने आश्चर्यचकित भी किया है। विश्व महामारी कोविड के समय भारत ने अपने विकास के उस स्तर को दिखाया, जहां हमने वैक्सीन लाया, दवाइयां उपलब्ध करवाई, लोगों तक आवश्यक सामग्री पहुंची और कोविड के बाद जहां पूरा विश्व आर्थिक संकट में था, भारत ने अपने आर्थिक विकास की प्रक्रिया को पुनः तेज कर लिया। ये भारत के विकास को ही दर्शाता है। अब चूंकि पर्यावरण के साथ हम सोचते हैं, इसलिए भारत ने सदैव प्रयास किया कि हम पर्यावरण को लेते हुए विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। जैसे सौर ऊर्जा का प्रसार किया गया, ताकि सौर ऊर्जा के द्वारा हम बिजली उत्पन्न कर सकें, सौर ऊर्जा का लाभ हम ले सकें। नदियों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया, नदियों के द्वारा जल से बांध बना करके हम बिजली उत्पन्न कर पाए। आयुर्वेदिक दवाइयों का विकास, जिसके लिए कई बड़े-बड़े कारखानों की स्थापना करना, उसके लिए बड़े-बड़े उद्योगों की स्थापना करना। जल विद्युत केंद्र की यदि हम बात करें, तो भारत में कई ऐसे बांध हैं, चाहे वो हम टेहरी बांध ले लें, सरदार सरोवर बांध ले लें, चाहे श्री शैलम ले लें, हमारे देश के विकास की गाथा कहते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि क्या विकास ने हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया? तो विकास कभी भी नुकसान का कारण नहीं होती है। नुकसान का कारण होती है हमारी लापरवाही। हम एक दिशा में अगर जाने वाले 10 लोग हैं और 10 गाड़ियों का यदि प्रयोग करते हैं, तो हमने नुकसान पहुंचाया, क्योंकि एक दिशा में जा रहे हैं तो एक गाड़ी में हम जा सकते हैं। यदि हम सड़क बना रहे हैं और वहां पर यदि पेड़ कटने वाले हैं, तो सड़क बनने से पहले हम वृक्षारोपण को बढ़ावा दें, और जो कि आज हो रहा है। हर संस्था में हर स्तर पर वृक्षारोपण हो रहा है। हर तरफ ये प्रयास हो रहे हैं कि हम भूमि के कटाव को और वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर को भी हम बैलेंस करें। उसके लिए हमारे पास सबसे अच्छे पेड़ में आते हैं पीपल और दूसरा आता है बड़। ये दोनों की जड़ें ऐसी जड़ें हैं जो कई किलोमीटर तक फैलती हैं और कई गहराई तक जाती हैं। हमारे देश की परंपरा में भी ये रहा कि विकास के साथ साथ हम जैसे मकान बना रहे हैं या फ्लैट बनाते हैं, हमारे आंगन में पेड़ हमेशा होने चाहिए। तो हमारी विकास की प्रक्रिया सदैव पर्यावरण के साथ रही है। ये कहना गलत है कि विकास ने हमारे पर्यावरण में बाधा डाला है। विकास यदि नहीं होता तो हम शायद महामारी का सामना नहीं कर पाते। अगर विकास की प्रक्रिया नहीं होती तो आज
आप और हम यहाँ बैठकर बात नहीं कर रहे होते, क्योंकि ये विकास की ही तो देन है, मोबाइल और ये इंटरनेट। तो इसलिए हम विकास की इस प्रक्रिया को बिना अवरुद्ध किए केवल एक समझदारी के साथ हम चल सकते हैं कि हमसे कोई लापरवाही ना हो, कि हमारा पर्यावरण कहीं इससे प्रभावित हो। धन्यवाद कल्पना जी अपनी बात रखने के लिए। और यहाँ से जो पर्यावरणविद की यात्रा है वो शुरू होगी। कल्पना जी ने अपना पक्ष रखा कि विकास कर रहे हैं तो साथ में हम पर्यावरण को भी लेकर चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं इंसान उस जो बाधा उत्पन्न हो रही है, पर्यावरण अगर दूषित हो रहा है या जो भी चीजें अभी देखने को मिल रही है, दिल्ली जैसे शहर में बहुत समय से 1 हफ्ता हो गया स्कूल बंद है क्योंकि पॉल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो ये समस्याएं हम सब की देन है। तो मैं सीधे सीधे सुरेंद्र सर के पास चलूंगी, पहली बार हमारे से जुड़े हैं और उनका हक भी बनता है कि वो पूरी बात अपनी रखें। और साथ में एक बात और है कि आपने चूंकि कृषि को लेकर बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, कि कृषि को नए आयाम तक आपने पहुंचाया है, और बहुत सारी गतिविधियां आपके जीवन में चलती आई हैं। पेड़ पौधे आपने इतने लगाए। एक व्यक्ति अगर 10 लाख 1 लाख 2 लाख पेड़ लगा सकता है, तो मुझे लगता है कि अगर सभी इस तरह के कार्य करें तो समाज में और देश में चीजें बदल जाएंगी। हालांकि सब नहीं करते। तो अवाना सर, जैसे कि कल्पना जी ने अभी कहा कि विकास पर्यावरण के बीच में बाधा उत्पन्न नहीं करता है, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? कितना आपको लगता है कि सच बात है, या इनसे आप सहमत हैं, नहीं है? जो भी है, मैं चाहूंगी आप अपना पक्ष रखें। बहुत बहुत अभिनंदन। सभी को मेरा प्रणाम। मैडम ने बताया विकास की पूरी प्रक्रिया के बारे में, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। विकास बहुत जरूरी है, लेकिन जो शुरू से इन्होंने गिनाया वहां से मैं मानता हूँ कि 75% तो विकास हो रहा है, उसमें कहीं पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता है। लेकिन अभी पिछले 8-10 साल से अपन देखें, खासतौर से कंक्रीट का जंगल जो मेट्रो शहरों में बन रहा है, या हमारे हाईवेज जो बन रहे हैं, चाहे स्टेट हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो, तो इसमें जो सरकार की प्रक्रिया है, जैसे मैं बात करूं एक दिल्ली से और मुंबई तक रोड बना है जो 40% राजस्थान में, और मुझे अच्छी तरह याद है 20 साल पहले दोनों तरफ 80-80 साल के नीम के पेड़ थे और उनको काटा गया। लेकिन उससे पहले जब टेंडर हुआ, सारी प्रक्रिया हुई, तो उसमें ये हुआ कि एक के बदले में 4 पेड़ लगाने पड़ेंगे, यानी वो सिंगल लाइन थी, उसको डबल डबल लगानी पड़ेगी दोनों तरफ। उस हाईवे पे आज मैं 50 किलोमीटर डेली जाता हूँ और 50 वापस आता हूँ। अब इसमें मैं सारा सरकार को दोष नहीं दूंगा, हमारे लोगों का भी दोष है। लेकिन सरकार को एक बार हो गया, पेड़ लगा दिए, वो लगा के फोटो खींच गई और वो प्रक्रिया हो गई, उसको पेमेंट हो गया। उसके बाद वो ठेकेदार जिस कंपनी ने लिया वो भी भूल गए और सरकार भी भूल गई, और आज क्या हाल हो रहा है वो आप देखिए। मैं मानता हूं कि विकास बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा विकास क्या काम का कि मानव का जीवन ही खतरे में पड़ जाएगा। आज आप दिल्ली में भी देख रहे हो, कोरोना काल में भी हमने देखा, और समय समय पर ये जो हमारे यहाँ कई तरह की बीमारियां हमारे यहाँ आती हैं, ये सारा सीधा मैं दूंगा कि विकास बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ मानव को बचाना बहुत जरूरी है। आज जैसे आप अभी कह रही थे कि मिडिल स्कूल तक की जो दिल्ली में स्कूलों की छुट्टियां ही कर दी गई, और टीवी में मैं देखता हूँ कि मॉर्निंग वॉक पे ही वो नहीं जा सकते कुछ लोग, और जो बुजुर्ग हैं, श्वास रोगी हैं, उनको तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, ऐसी हिदायत देती है गवर्नमेंट। तो 25% मेरा ये कहना है कि सरकार को और हम लोगों को बिल्कुल इस पे विकास के साथ साथ जो पर्यावरण के नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। चाहे वो पर्यावरण का जो एनवायरनमेंट है बहुत अकेले पेड़ों से ही नहीं है, ये 7 जय मिलकर
पूरा पर्यावरण बनते हैं, जिसमें जल, जमीन, जंगल, जीव, जंतु, जानवर, जलवायु, और इसमें सरकार के साथ-साथ हर आदमी की भागीदारी होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार को जो हमारे बोर्ड के एग्जाम हैं, उस एग्जाम में एक जो सामाजिक कार्य है, SSPW है, कहीं क्या नाम है, किसी स्टेट में क्या नाम है, इसके साथ उसको भी जोड़ देना चाहिए कि बच्चा जब 10th में एडमिशन लेगा उस समय एक पेड़ लगाए और अपने टीचर, प्रिंसिपल को उसकी फोटो दे, और फाइनल एग्जाम हो तब उस पेड़ का फोटो दे, उसके साथ कि कितना बड़ा हो गया और उस साल में उतना हो गया, उसको उसके SSCPW या जो भी है उसके मार्क्स दिए जाएं, तो बच्चों में बहुत भावना आएगी। जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने थोड़े दिन पहले नारा दिया कि एक पेड़ माँ के नाम। आप देखिए मेरे फार्म पर उन कुछ लोग हैं, मैं इनवाइट करता हूँ जयपुर वालों को कि बर्थडे पे या उनकी किसी की एनिवर्सरी है, पेड़ मैं दूंगा, आप तो आइए, अपने हाथों से लगाइए, सेलिब्रेट कीजिए, उसको पाल पोस के बड़ा मैं करूंगा, अगले साल फिर उसको संभालिए, दूसरा पौधा लगाइए। तो ये भावना हम सब में आएगी, लोगों में आएगी, तो विकास जरूरी है, लेकिन विकास के साथ सरकार को और हम लोगों को भी थोड़ा सा जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करके और बचाना पड़ेगा। उसके साथ सारी चीजें, पानी भी पर्यावरण का पार्ट है, जंगल भी हैं, जीव जंतु भी हैं। आज देखिए आप, जो रासायनिक खेती हो रही है पंजाब में, क्या हाल हो रहा है। मैं 55 एकड़ में पूरा ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ, एक भी केमिकल और यूरिया का कोई दाना या कोई बूंद मेरे फार्म पे नहीं गई। ऐसे सरकार किसानों को और बढ़ावा दे जैविक खेती करने के लिए। मेरे फार्म पे आप आएंगे कभी मौका मिले तो आप देखिए, बारिश के अलावा भी बहुत सारे मित्र कीट, केंचुए कई तरह के, और तितली, भंवरे, मधुमक्खी और सब तरह के पक्षी, ये सब मिलेंगे। क्यों? कि वहाँ आसपास किसी भी तरह मैं रसायन का यूज नहीं करता हूँ। तो ऐसे सारे किसान भाई, शहरों के लोग, सरकार, सब मिलके अगर इस पे काम करें तो मैं समझता हूँ विकास के साथ साथ हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, और आने वाली हमारी जनरेशन कई तरह की जो आज हम देख रहे हैं महामारियां, बीमारियां, उससे भी दूर रहेंगी। और विकास जरूरी है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें सबका, सरकार के साथ साथ हमारी सबकी भागीदारी हो तो बहुत ही जरूरी है, और खास तौर से किसान भाइयों की। बिल्कुल सही कहा सर आपने, और बहुत सारा आपको जो बेहतरीन कार्य आप कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत साधुवाद। और लेकिन एक बात मैं जानना चाहती हूँ, हमारे दर्शकों को आप ज़रूर बताएँ कि आपके फार्म में मत्स्य पालन भी होता है। आपके यहाँ बहुत सारी जो जीव-जंतु हैं, जानवर हैं, गाय हैं, सब एक पालने की एक प्रक्रिया है जो आपके यहाँ चल रही है, और जैविक खाद्य भी बनाया जाता है। तो क्या पर्यावरण को मद्देनज़र रखते हुए आप इसकी ट्रेनिंग भी देते हैं आम इंसानों को, ताकि किसानों को, क्योंकि इतने सारे आपको जो पुरस्कार मिले हैं वो इसी कृषि के क्षेत्र में मिले हैं, सारे सरकारी पुरस्कार हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपने बहुत मेहनत की है, बहुत लगन से आपने इस ओर कार्य किया है। तो क्या, कितनी ट्रेनिंग आपने दी है लोगों को कि लोग इस ओर ध्यान देते हैं और अपने पर्यावरण की सुरक्षा में एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि मुझे जो पुरस्कार मिले हैं वो ओनली कृषि के लिए नहीं मिले, कृषि उसके साथ साथ एक पार्ट है, ये नवाचार करने के लिए मिले। जैसे मैं बताऊं, 55 एकड़ में जैविक खेती कर रहा हूँ, उसके लिए पुरस्कार मिला है। उसके अलावा मैंने 6 पौंड में 4,65,00,000 लीटर वर्षा जल बचाया। मेरे फार्म के आसपास जमीन में पानी नहीं है और उस वर्षा जल से मैं खेती कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे अवार्ड मिला है। 24 तरह का बहुवर्षीय चारा है और उसमें 7 लेयर है। IGFRI झांसी, जो भारत सरकार का इंस्टीट्यूट है, जो चारा अनुसंधान केंद्र है, उसके वैज्ञानिक और डायरेक्टर आए मेरे यहाँ देखे, और उसके बाद मुझे 2 बार सम्मानित किया, क्योंकि हमारे यहाँ बहुवर्षीय चारे की कमी है। उसके अलावा देसी गाय, आज पूरे देश में आवाज उठ रही है कि देसी गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दे। मैं उनके साथ हूं जो राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाना चाह रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय माता का दर्जा देने से गाय नहीं बचेगी।
हर गाय जब 15 लीटर दूध देगी, 16 लीटर दूध देगी, टाइम पे हिट में आएगी, रिपीट नहीं होगी, शरीर बाहर नहीं आएगा, ये कुपोषण की नहीं होगी, तब गौ माता बचेगी। और अगर ऐसा करेंगे तो कोई किसान उसको रोड पे नहीं छोड़ेगा। और सेक्स सॉर्टेड सीमन आ गया, जिसके मेरे यहाँ 300 बच्चियां पैदा हो गई। ये सरकार प्रमोट करेगी तो ये जो आवारा पशु बछड़े और गाय रोड पे दिखते हैं, ये नहीं दिखेंगे। इसके लिए मुझे भारत सरकार का सबसे बड़ा अवार्ड पद्मश्री की तरह है, गोपाल रत्न अवार्ड, जो राजस्थान को पहली बार मैंने दिलाया है 2021 में। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो श्वेत क्रांति के जनक कहते हैं, 26 नवंबर को उनका बर्थडे है। आज शायद 24 है, परसों उनका बर्थडे है। तो 26 नवंबर 21 को मुझे केंद्र सरकार के 3 मंत्री, एक कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री और कैबिनेट सेक्रेटरी ने मुझे दिया था। इसके साथ 5 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र 100 दुनिया भर के दिए थे। तो वो ऐसे नहीं कि मैंने फॉर्म भर दिया और सिफारिश कर दी, ये नहीं। एनडीडीबी भारत सरकार की टीम, पहले तो आप देखिए वो फॉर्म भरा तो उसमें से 100 में से 100 मार्क्स आए मेरे। तो उन्होंने कहा कि ये तो झूठी या नकल की है। फिर आया तो हर चीज को मैंने उनको दिखाया। फिर वीडियोग्राफी हुई। जब मुझे अवार्ड मिला तो 5 मिनट तक सबको वो पूरा फार्म का वीडियो दिखाया। उसके बाद मंत्री जी और सारे अधिकारी बड़े खुश हुए कि आप आईएफएस मॉडल का काम कर रहे हो, न केवल गाय की नस्ल सुधार पे काम कर रहे हो, बाकी और बहुत से भी पशु पक्षी। तो ये हुआ कि पर्यावरण और जो अवार्ड मिले हैं वो सबसे जुड़े हुए हैं, जल से भी, जमीन से भी। जो ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ तो जमीन भी बिल्कुल धरती माँ है, वो बिल्कुल स्वस्थ है मेरे यहाँ की। तभी तो ये केंचुए, भंवरे, मधुमक्खी, तितलियां हैं वहां पे। और आप पंजाब की जमीन का देखिए, बिल्कुल बीमार हो गई है। उसके साथ फसलें, सब्जी जो भी हो रही है वो भी खाएंगे तो हम बीमार हो रहे हैं। तो जल, जंगल, जीव जंतु, जानवर, जो गौ माता और अन्य की वो नस्ल सुधार पे काम कर रहा हूँ, इन सब के ऊपर ये पर्यावरण का काम कहीं न कहीं जुड़ा हुआ। तो ये जो अवार्ड मिले हैं ये ओनली कृषि नहीं है, ये पूरे पर्यावरण से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हुए। दूसरी बात एक और पूछी थी आपने, दूसरी बात क्या थी? जी, मैंने ये पूछा था कि आप जो और किसान हैं या जो काम आप हाँ, कर रहे हैं, ट्रेनिंग आप वाला, यस कहाँ यस यस। सिखाते हैं? कोई देखिए, ट्रेनिंग सेंटर है? जी। यस, हाँ तो हाँ, याद आ गया। देखिए, मैं 63 का हो गया। 55 साल में मैं जो काम कर रहा था वो मेरे बच्चों को संभला दिया। और उसके बाद मैं पहले पार्ट टाइम खेती करता था, पशुपालन पार्ट टाइम करता था। और उसके बाद 12 दिसंबर 16 को फिर मैंने धीरे धीरे फुल टाइम फार्मिंग की। आज 10 घंटे मैं फार्म पे रहता हूँ और ये सारे काम कर रहा हूँ। तो मेरा पहले लक्ष्य ये नहीं है कि मैं पैसे कमाना, ये तो पैसा तो अब 8 साल हो गई, अपने आप आएगा। आज मैंने ग्राफ्टेड कोई पेड़ लगाए हैं तो वो 3 साल बाद फल देगा ही देगा, मैं नहीं चाहूंगा तो भी देगा। लेकिन पैसे के अलावा मेरा पहला है कि जितने मेरे मिलने वाले हैं जयपुर में, मैं 500 परिवारों का फैमिली फार्मर हूँ, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। नंबर 2, जो युवा खेती करना चाह रहे हैं, आज सबका माइंड सेट है कि कृषि और पशुपालन घाटे का सौदा है। और वो सच्चाई भी है, 90% की घाटे का सौदा है। लेकिन मैं युवाओं को ट्रेनिंग देके निःशुल्क ये बताता हूँ कि आप थोड़ा सा अपने आप को चेंज करो, जो ट्रेडिशनल हमारी खेती है उसमें बदलाव करो, सरकारी योजनाओं का लाभ लो, वैज्ञानिकों की बात मानो, ये बात बताता हूँ। और आप वैल्यू एडिशन करो। भारत सरकार भी ये कहती है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी ये कहती है कि किसान जो भी उत्पाद पैदा करे, चाहे फल हो, सब्जी हो, अनाज हो, दूध हो, औषधियां हो, उनकी डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं करके खेत पे ही छोटी छोटी मशीनरी लाके उनकी वैल्यू एडिशन करे और उनकी कीमत खुद निर्धारित करे। ये मैं किसानों को और युवाओं को खासतौर से बताता हूँ। और उसी से उनकी इनकम 2 गुना नहीं 4 गुना तक होगी। तो मैं बहुत ट्रेनिंग देता बढ़िया। हूँ। जी। उसके अलावा हमारे पास में जोबनेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, 4th ईयर के बच्चे मेरे पास आते हैं।
बहुत अच्छी जानकारी सुरेंद्र सर के द्वारा। थोड़ा शायद नेटवर्क बाधित है, अभी जुड़ेंगे दोबारा से। डॉक्टर सुनीता आपके पास आते हैं, चूंकि पर्यावरण के बारे में बातचीत चल रही थी और कहीं ना कहीं सुरेंद्र सर ने बहुत काम किया है पर्यावरण को बचाने के लिए और पर्यावरण को सुदृढ़ बनाने के लिए। बहुत नेक कार्य है, उसके लिए हम साधुवाद देते हैं। विकास की बात हो रही थी, विकास बनाम पर्यावरण। जहां विकास है कुछ तो चूक होगी, उस चूक को कैसे निपटाया जाए, उस चूक को कैसे कम किया जाए, ओवरकम करने की बात हो रही है। हमारे पर्यावरण को न सिर्फ बचाना है, बल्कि हम विकास के साथ पर्यावरण को लेकर चलें, पर्यावरण के साथ विकास को लेकर चलें। कुछ ऐसी हमें ऐसी जुगत लगानी है। क्या कहेंगी आप? वैभवी जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी आज के इस अति महत्वपूर्ण 150वें एपिसोड के लिए। और पिछले 3 साल से आप लगातार 150 बहुत ही ज्वलंत मुद्दों पर अपना ये परिचर्चा आयोजित करती आ रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। ये आपका डेडिकेशन, आपका कन्विक्शन, आपका कमिटमेंट, आपका दृढ़ संकल्प शो करता है और हमें बहुत खुशी है कि हम आप जैसी महिला के साथ इस सुंदर कार्यक्रम का हिस्सा रहे हैं और समय समय पर आपका सानिध्य प्राप्त होता है। तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आज के एपिसोड के लिए। और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप समाज के इन ज्वलंत मुद्दों पर लोगों में जागरूकता का स्फुरण करती रहें निरंतर, ताकि हमारे देश और समाज में कहीं तो सकारात्मकता की लौ प्रज्वलित हो, जो आप काम कर रही हैं और वो हो भी रही है। तो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और जहाँ तक आज के विषय की बात है, तो विकास बनाम पर्यावरण अपने आप में ही बहुत बड़ा विषय है और आज की सबसे बड़ी समस्या के रूप में मैं इसको देखती हूँ। कल्पना जी ने हालांकि अपनी अपनी बात कही और कहा कि ऐसी कोई समस्या नहीं है। उन्होंने एक बहुत आइडियलिस्टिक अपना एक आदर्शतम रूप बताया विकास का, जो अपनी जगह सही है वो। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि इतना भी सरलीकरण इसको नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये ऐसे ही होगा कि शुतुरमुर्ग खड़ा है और रेत में, और बाहर सामने से आंधी आ रही है और वो अपना मुंह रेत में छुपा लेता है और उसको लगता है कि नहीं, कोई तूफान नहीं है ना। तो ये ऐसा ही कुछ मुझे लगता है, समस्याएं तो हैं, है ना। जैसे दिल्ली की भी आप देख रहे हैं, दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है। उदयपुर में आप देखिए, राजस्थान में देखिए पानी की प्रॉब्लम है। जो वाटर लेवल है, वो वाटर लेवल इतना नीचे चला गया है कि किसानों ने अपनी खेती की ज़मीन को बेच दिया है, क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिलता। अपनी खेती की ज़मीन को बेच दिया है और वहाँ पे सब जगह एग्रीकल्चर लैंड पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स खड़ी हो रही हैं। तो ये समस्या तो है ना, क्योंकि लैंड यूज़ की प्रॉब्लम है। अगर आप सही तरीके से अपनी भूमि का उपयोग नहीं करते हैं, तो भी हमारे पर्यावरण को हम एक चुनौती दे रहे हैं, ऐसी कुछ बात है। तो विकास का अर्थ मेरी नज़र में यह है कि किसी भी चीज़ का फैलाव, एक संक्षेप में बात करूंगी मैं। विकास का मतलब है कि किसी चीज़ का फैलाव, यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से कोई चीज़ अधिक विस्तृत रूप में विकसित होती है। जैसे कि आपने भी बताया था कि पहले बैलगाड़ी पे चलते थे, फिर आपके साइकिल आई, मोटरसाइकिल से, है ना। तो ये जो विकास है ना, वो निरंतर और धीरे धीरे होने वाला परिवर्तन है, जो भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और जनसंख्या, इन सारे क्षेत्रों में घटित होता है ना। और इसके अंतर्गत वे सारे प्रयास, वो सारे प्रयत्न आते हैं जिनका लक्ष्य किसी भी जन समुदाय को उसकी जो आर्थिक स्थिति है या उसका जो जीवन स्तर है, उसको सुधारना होता है। ये विकास की संक्षेप में परिभाषा मैं समझती हूँ। और पर्यावरण तो हम सभी जानते हैं, परि प्लस आवरण में हमारे चारों ओर का जो वातावरण है, वो पर्यावरण है। और इस वातावरण में, इस पर्यावरण में प्रकृति और मानव दोनों सम्मिलित हैं। और ये जो लगातार बढ़ती जनसंख्या है, उसके भरण पोषण के लिए औद्योगिकरण, शहरीकरण में जो वृद्धि हुई है, जिससे पर्यावरण को बहुत बड़े पैमाने पर क्षति तो हुई है और इसमें प्रकृति और मानव दोनों को ही नुकसान हुआ है। इसमें मोटे तौर पर अगर देखें, एक ब्रॉडली अगर देखें कि भी क्या क्या नुकसान हुआ है पर्यावरण को इस विकास से, तो 4-5 फील्ड्स मुझे नजर आते हैं। जैसे पहला है वनों की कटाई या वन विनाश। अभी सुरेंद्र जी ने बताया कि वो कितना संरक्षण कर रहे हैं पौधों का। मुझे बहुत बहुत गर्व हो रहा है आपसे मिलकर कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं पर्यावरण का।
तो वन विनाश एक जो है वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है उससे। दूसरा है प्रदूषण, चाहे वो पोल्यूशन आपका एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, लैंड पोल्यूशन हो, ये प्रदूषण भी विकास का ही परिणाम है जिसको हम छोड़ नहीं सकते। फिर तीसरा है मरुस्थलीकरण, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है ना, वन विनाश का ही एक परिणाम है मरुस्थलीकरण, उससे भी बहुत नुकसान हुए, आगे मैं विस्तार से बताऊंगी इनके बारे में। चौथा जो है वो है प्रजातियों का विलुप्त होना। हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है, वन विनाश की वजह से बायोडाइवर्सिटी हमारी खत्म हो रही है, जैव विविधता खत्म हो रही है। सुरेंद्र जी उसका बहुत ही अच्छे से संरक्षण कर रहे हैं, हमारी बायोडाइवर्सिटी का, बहुत सुंदर बात है ये, और ऐसा बड़े पैमाने पर करने की आवश्यकता है। तो प्रजातियां भी विलुप्त हो रही हैं जब वनों का विनाश हो रहा है, उनके घर उजड़ रहे हैं। और पांचवा पॉइंट मुझे लगता है ग्लोबल वार्मिंग, और जो कि बहुत बड़ा पॉइंट है, जो कि बहुत नुकसान पहुंचा रहा है हमें, क्लाइमेट हमारी चेंज हो रही है। तो अब एक एक को ले लेते हैं, थोड़ा संक्षेप में बात करूंगी मैं। पहला जो वन विनाश है, वनों की कटाई है वन विनाश, उससे तात्पर्य क्या है कि बड़े स्तर पर बड़े भूभाग से वृक्षों को काट देना या उनको साफ कर देना वन विनाश कहलाता है। और ये किस लिए हो रहा है? फर्नीचर बनाने के लिए वन हम काटते हैं, चरागाह विकसित करने के लिए या औद्योगिक उपयोग के लिए हम जंगल साफ कर रहे हैं, घर और सड़कें बनाने के लिए हम वृक्षों को काट रहे हैं। तो ये जो वन विनाश हो रहा है ये अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे वातावरण में ट्रैफिक के द्वारा, वाहनों के द्वारा, औद्योगिक इकाइयों के द्वारा। डॉक्टर सुनीता, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगी, आप अपने जवाब के साथ इसको भी जोड़ें कि दिल्ली जैसे शहर में, जो कि दिल्ली दुनिया, आप सबको पता है कि दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड सिटी है दिल्ली, प्रदूषण से ग्रसित है दिल्ली। कहते हैं कि दिल्ली में रहने वाले लोगों की जो औसत आयु है वो 10 साल कम हो रही है। ये बहुत बड़ी चुनौती है हम सबके जीवन के लिए, और कहीं ना कहीं इससे हमको बचाव कैसे करना है, क्योंकि जब हम विकास और पर्यावरण दोनों को साथ में लेकर चल रहे हैं, ना हम विकास को छोड़ सकते हैं ना हम पर्यावरण को छोड़ सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और बहुत जरूरी है, दोनों चीज जरूरी है। हमें दोनों को बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस किस प्रकार करें, दोनों का के बीच एक तालमेल कैसे बैठाएं, उसके बारे में भी मैं चाहूंगी दर्शकों को आप चलते चलते जरूर बताएं। कल्पना जी, कुछ और सवाल लेकर आपके पास आऊंगी, तब तक सुनीता जी का जवाब हम सुनते हैं। सुनीता जी, स्वागत। तो पहले मैं थोड़ा सा समस्या पे बात कर लूं, उसके बाद उपाय, सभी के उपाय मैं बताऊंगी कैसे हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो हमारे वातावरण में जो ट्रैफिक द्वारा, औद्योगिक इकाइयों के द्वारा, एसी और रेफ्रिजरेटर्स जो हम यूज करते हैं, उनके द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्सर्जित की जाती है, उसका अवशोषण वृक्षों द्वारा ही किया जाता है। सारे पेड़ जो है उनको अवशोषित कर लेते हैं अपने भीतर कार्बन को। इतना ही नहीं, हमारे वृक्ष जो हैं वो कार्बन सोखने के साथ साथ वातावरण में ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं, ये हम सब जानते हैं। और इसीलिए मानव जीवन की लाइफलाइन हमारे ये पेड़ कहलाते हैं, इसलिए इनको बचाना बहुत जरूरी है। लेकिन वनों के विनाश से ये दोनों ही प्रक्रियाएं बाधित होती हैं, जिससे हमारा वातावरण मनुष्य और जीव जंतुओं के लिए बहुत ही हानिकारक बना रहता है। डिफॉरेस्टेशन के कारण अमेजन, ब्राजील में अमेजन की जो वर्षा वन है उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा नष्ट हो चुका है, और उससे वृक्षों पर पलने वाले पक्षियों और जीव जंतुओं की लगभग 10,000 से अधिक प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर हैं, है ना। यानी वन विनाश से जैव विविधता का भी विनाश होता है, बायोडाइवर्सिटी का, जो संपूर्ण पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र को, सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। इस पर हमें ध्यान देने की बहुत जरूरत है। अभी आजकल उदयपुर में तेंदुओं का आतंक हो रहा है। हर दिन शायद ही कोई दिन जाता है जब न्यूज़पेपर में ये खबर नहीं आती कि आज प्रतापनगर में तेंदुआ दिखाई दिया, आज हिरनमगरी में दिखाई दिया, आज दूधतलाई पर दिखाई दिया। यानी बिल्कुल बिल्कुल शहर के जो बीचों बीच घने बसे इलाके हैं वहां पर तेंदुए आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनके घर हमने छीन लिए, उनके घर तो काट डाले हमने, और वो कहाँ जाएंगे? उनके घरों को, उनको बेघर करके हम सोचते हैं हम विकास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि विकास नहीं है, पूरी तरह से टोटली डिस्ट्रक्शन है, विनाश है ये। तो हमें सबसे पहले कोई भी विकास करने से पहले हमें हमारे जो पूरी इकोसिस्टम के पार्ट्स हैं, जो जीव जंतु भी उसमें मेन भूमिका निभाते हैं, उनको संरक्षित करना सबसे पहले बहुत जरूरी है ना। तो ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा वन विनाश से और क्या क्या नुकसान हो रहा है? मिट्टी का कटाव होता है, मरुस्थलीकरण बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है,
वर्षा की मात्रा यानी जल चक्र, हमारा जो वाटर साइकिल चलता है वो व्यवधान उसमें उत्पन्न हो रहा है। और इतना ही नहीं, डिफॉरेस्टेशन से लोकल ट्राइब्स का भी जनजीवन डिस्टर्ब होता है जो कि वनों पर आधारित है ना। तो ये सब है। ये तो एक हुआ वन विनाश। दूसरा जो कारण है वो है पॉल्यूशन, जो विकास के कारण प्रदूषण बढ़ा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर रहा है। तो विकास के नाम पर जो गतिविधियां हो रही हैं, जैसे औद्योगिकरण है, रेजिडेंशियल कॉलोनीज का विस्तार हम कर रहे हैं, सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, ये निरंतर हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रही हैं। चाहे वो वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, मृदा या भूमि प्रदूषण, ये सब प्रदूषण हो रहा है। और औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला जो धुआं है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निकलती है, तथा अनट्रीटेड एफ्लुएंट जो वेस्ट मटेरियल होता है, हमारे वायुमंडल को प्रदूषित कर ही रहा है। जल स्रोतों में भी केमिकल घोल रहा है। जो आपके फैक्ट्री से निकलता है केमिकल वाला पानी, वो सब जल स्रोतों में जाता है, नदी नालों में जाता है, उसको भी दूषित कर रहा है। उसी को हमारे जानवर पीते हैं और फिर बीमार पड़ते हैं और मर जाते हैं। उदयपुर में मैंने खुद देखा हुआ है ऐसे, है ना। तो जिससे जल और भूमि प्रदूषण दोनों में ही वृद्धि हो रही है, और विषाक्त जल और भूमि से हमारे पशु पक्षियों में कई तरह की बीमारियां हो रही हैं, और मिट्टी की गुणवत्ता और जो उसकी उर्वरता है वो भी नष्ट हो रही है। साथ ही लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण पोषण के लिए ज्यादा उपज लेने की होड़ में केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का ज्यादा इस्तेमाल करने से, सलाइन वाटर की अधिकता से, तथा नगरीय क्षेत्रों के अपशिष्ट पदार्थों की डंपिंग से मिट्टी और भूमि का प्रदूषण निरंतर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसका संरक्षण सुरेंद्र जी बहुत खूबसूरती से कर रहे हैं। तो ये सब समस्या वो अपने लेवल पे एक निश्चित भूमि पर कर रहे हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है, जिसको हमें चेक करना होगा, बहुत जरूरी है। तीसरा जो प्रभाव पड़ रहा है विकास से पर्यावरण पर, वो है मरुस्थलीकरण, यानी वन विनाश का एक परिणाम मरुस्थलीकरण भी है, जो पर्यावरण को अनेक रूपों में प्रभावित करता है। जैसे डेजर्टिफिकेशन से वनस्पति आवरण कम होता है, जिससे मिट्टी का अपरदन यानी कटाव होता है और मिट्टी की गुणवत्ता कम हो जाती है। इसके अलावा बायोडायवर्सिटी पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। जीव जंतुओं की प्रजातियां इस बदलती हुई परिस्थितियों के, जैसे जैसे डेजर्टिफिकेशन होता है तो जीव जंतु जो है अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते उससे, तो इन बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल नहीं पाते और इनकी संख्या कम होने लगती है ना, प्रजातियां लुप्त हो रही हैं। और डेजर्टिफिकेशन के कारण मिट्टी कार्बन को कम सोखती है। वायुमंडल में ज्यादा कार्बन का मतलब है ज्यादा जलवायु परिवर्तन, और मरुस्थलीय क्षेत्रों में वन की कमी के कारण वर्षा कम होती है और लकड़ी संसाधन में कमी आ जाती है। ये सब नुकसान हो रहे हैं विकास के, जिसे हम छोड़ नहीं सकते, कि अनदेखा नहीं कर सकते। और चौथा जो प्रभाव पड़ रहा है विकास का, वो है प्रजातियों का विलुप्त होना। विकास से संबंधित जो गतिविधियां हैं, उनका पर्यावरण पर एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव है जीव जंतुओं की अनेक प्रजातियों का विलुप्त हो जाना, जिससे पर्यावरण अनेक रूपों में प्रभावित होता है। जैसे प्रजातियों के विलुप्त होने से मनुष्यों में वायरस और बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है। जैसे जैसे प्रजातियां कम होती हैं तो वायरस बढ़ते हैं, बीमारियां बढ़ती हैं। जीव जंतुओं के आवास नष्ट हो जाते हैं, जिससे स्थानीय प्रजातियों के रहने, भोजन करने तथा प्रजनन के लिए उपलब्ध स्थानों की क्षति होती है। परिणाम स्वरूप पारिस्थितिक प्रणालियों के बीच संबंध बाधित हो जाते हैं, जो अंततः मानव को ही नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा किसी एक प्रजाति के नष्ट होने से उसी पारिस्थितिक तंत्र में अन्य प्रजातियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिसके कारण जैव विविधता में और अधिक कमी आ सकती है तथा कई और प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा बढ़ जाता है। मतलब एक प्रजाति लुप्त होती है, उसके साथ साथ जो उस पर डिपेंडेंट है वो भी लुप्त हो जाती है। और पांचवा जो प्रभाव पड़ रहा है वो है लास्ट है ग्लोबल वार्मिंग का पर्यावरण पर प्रभाव। ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन के कारण पर्यावरण पर कई तरह के प्रभाव पड़ते हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, और सन 2023 अब तक का सबसे गर्म साल घोषित किया गया है ना। टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर्स और बर्फ की परतें पिघल रही हैं, जिससे हमारा जो समुद्र तल है, सी लेवल बढ़ रहा है। और यदि इसी गति से टेम्परेचर बढ़ता रहा तो आने वाले समय में जल्दी ही सारे जितने भी कोस्टल एरियाज हैं और सिटीज हैं सागर तटीय क्षेत्रों में, मुंबई हुआ, कोचीन हुआ, मद्रास हुआ, डॉक्टर सुनीता आपकी बात से मैं सहमत हूँ। और डॉक्टर कल्पना ने अभी थोड़ी देर पहले जब इनसे चर्चा चल रही थी तो उन्होंने एक बात कही थी कि जो भी हो रहा है, अब मुझे लगता है कि विकास बनाम पर्यावरण ना होकर विकास बनाम
विनाश होना चाहिए था आज के कार्यक्रम में, तो कुछ ज्यादा ही बेहतर तरीके से हम इस बात को रख पाते। खैर, मुद्दा जो भी है, लेकिन हमें हमेशा सोल्यूशन ढूंढना है, क्योंकि हम हमेशा वही काम करते हैं परिचर्चा के माध्यम से। डॉक्टर कल्पना ने कहा था कि जो कुछ भी हो रहा है उसके उत्तरदायी हम स्वयं हैं। तो हमें कितना अपने आप को खंगालने की जरूरत है, हमें कितना सुधारने की जरूरत है। अगर हम विकास को नहीं छोड़ सकते, हम पर्यावरण को भी नहीं छोड़ सकते। विकास तभी तक है जब तक हम जीवित हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम मर जाएंगे तो विकास क्या होगा? जी जी। अब मैं उस पर आ रही हूँ कि अब ये समस्या तो है, समस्या को हमने समझ लिया, अब उसका उपाय तो निकालना पड़ेगा, है ना। तो समाधान क्या करें इन समस्याओं का? तो विकास होगा तो पर्यावरण का विनाश तो होगा ही। इस कंसेप्ट को अब बदलने का समय आ गया है। ये हमने इस धारणा बना रही कि नहीं, विकास होगा तो विनाश तो होगा ही होगा, क्या कर सकते हैं? इसको हमें चेंज करने की जरूरत है अभी। और इसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास की ओर हमें उन्मुख होना होगा, यानी बिना विनाश के विकास को अपनाना होगा। कैसे होगा ये? इसके लिए कुछ उपायों को अपनाकर इस विनाश को हम कम कर सकते हैं। जैसे पर्यावरण के अनुकूल टेक्निक्स का हम प्रयोग करें, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली तकनीकों का इस्तेमाल नहीं करें। जैसे केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करेंगे तो भूमि खराब होगी, और सुरेंद्र जी केमिकल फर्टिलाइजर को बिल्कुल हटाकर कंपोस्ट खाद और गोबर की खाद का इस्तेमाल करके भी अच्छी फसल होती है। हम आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं, तो आर्ट ऑफ लिविंग में भी बहुत बड़े पैमाने पर जो ये जैविक खाद है इसका ही प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल भी केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं होती। और अभी 2-3 दिन पहले ही 5 किलो का पपीता वहां पर हुआ है, और 10 किलो का या 12 किलो का एक शायद उससे भी ज्यादा कद्दू हुआ है। वो सब जैविक उससे हुआ है, जरा सा भी फर्टिलाइजर यूज नहीं किया गया उसमें। तो ऐसे चाहे तो हम उसको प्रॉपर तरीके से टेक्निक्स को यूज करके हम उसका फायदा ले सकते हैं। तो प्रदूषण के बारे में अगर बात करें तो वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करें। आजकल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनका काफ़ी प्रमोशन हो रहा है, वो हम करें ताकि पॉल्यूशन नहीं होगा। आसपास 5 किलोमीटर तक की जगह पर हमें जाना हो तो साइकिल का इस्तेमाल करें, या पैदल चल सकते हैं तो पैदल जाएं। पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को धीरे धीरे मार्केट से कम करें या उनका इस्तेमाल कम करें। जैसे कि कल्पना जी ने भी कहा था कि एक जगह 10 लोग जा रहे हैं तो 10 गाड़ियां क्यों लेके जाना, पूल करके गाड़ियां पूल करके जाएं, एक गाड़ी में सब लोग चले जाएं, तो उससे भी थोड़ा सा पोल्यूशन हमारा कम होगा। जल प्रदूषण को खत्म करने के लिए उद्योगों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कंपल्सरीली लगाए जाएं। ये गवर्नमेंट की तरफ से अभी हैं, हालांकि इस तरह के हैं, लेकिन बहुत सी जो औद्योगिक इकाइयाँ उसको नहीं करती हैं, तो अनिवार्यता करें इसकी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की। तथा जो एफ्लुएंट है, वेस्ट वाटर है, को जल स्रोतों में जाने से रोकें। इसके लिए कड़े नियम कानून बने और ईमानदारी से उनका पालन हो, इसका भी सुनिश्चित किया जाए इसको भी। और इसके अलावा घरों का जो मलजल होता है, घर से भी जो वेस्ट पानी निकलता है, उसके लिए एक सेपरेट नाला बनाया जाए, जो हमारे मुख्य जल स्रोत हैं उनमें नहीं जाए वो पानी। और हर घर की जितनी भी नालियां हैं जो बाहर निकलती हैं, उन नालियों पर जाली जरूर लगाई जाए, जिससे घर का कचरा पानी के साथ जल स्रोतों में ना पहुंच सके। ये बहुत बहुत जरूरी है ना। अब आते हैं भूमि प्रदूषण पर। भूमि प्रदूषण के लिए खेतों में जैविक खाद या कंपोस्ट खाद प्रयोग की जाए, जैसे कि हम बात कर रहे हैं। केमिकल फर्टिलाइजर और जो ये रासायनिक खाद है, इसमें पूरी तरह से बैन लगना चाहिए। और जैसे कि मैंने भी बताया, दक्षिण भारत में इस पर बहुत अच्छा काम हो रहा है, और सुरेंद्र जी भी कर ही रहे हैं उत्तर भारत में, और आप ट्रेनिंग भी दे रहे हैं किसानों को। तो ये तो और भी सुंदर बात है कि जहाँ किसान वो जाएंगे वहाँ पे उसको प्रमोट करेंगे। इसकी बड़े पैमाने पर, इसको लार्ज स्केल पर हमें अपनाने की बहुत बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा भूमि का सही सही उपयोग हो, यानी उपजाऊ जमीन पर खेती ही हो, वहाँ आवास या औद्योगिक इकाइयाँ न लगाई जाएं, इसको भी सुनिश्चित करना। जो लैंड यूज प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है उसको ये सुनिश्चित करना ज़रूरी है, या UIT है उसको देखना चाहिए इसको। तो इन्हें केवल आपको सड़क बनानी है या औद्योगिक इकाई लगानी है या रेजिडेंशियल वो बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, तो जो अनुपजाऊ जमीन है, बैरन लैंड है, उस पर ही इनका कंस्ट्रक्शन किया जाए, ताकि भूमि की गुणवत्ता बनी रहे। अदरवाइज भूमि की गुणवत्ता खत्म हो जाती है, क्वालिटी खत्म हो जाती है। वन विनाश के लिए क्या हम उपाय कर सकते हैं? तो वन विनाश के लिए तो बेस्ट है कि जितने पेड़ काटे उससे 5 गुना ज्यादा अधिक पेड़ बोए हम, अर्थात डिफॉरेस्टेशन की क्षतिपूर्ति अफॉरेस्टेशन से की जाए, ताकि हमारी जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी नष्ट ना हो और पशु पक्षियों
के घर सुरक्षित रहें। हम पशु पक्षियों के घर, एक पेड़ काटते हैं तो उस पे कितने पक्षियों का बसेरा है, उसको हम खत्म कर देते हैं। ये तो एक तरह का मतलब पाप कर्म कर रहे हैं हम, जो लोग भी इस तरह से की गतिविधि में इन्वॉल्व हैं। तो ये हमें थोड़ा सा देखना होगा, उनके घर नष्ट ना हो, सुरक्षित रहें, और यह इकोसिस्टम को बचाने के लिए अति आवश्यक है ना। अच्छा, मरुस्थलीकरण की जो प्रॉब्लम है उसके लिए क्या उपाय हो सकता है कि मरुस्थल को फैलने से रोका जाए। इसके लिए मरुस्थलीय क्षेत्रों की सीमा पर सघन वृक्ष पंक्ति लगाई जाए, या आयरन वॉल, लोहे की एक ऊंची वॉल बनाकर मरुस्थलों को अन्य क्षेत्रों में बढ़ने से रोका जाए, ताकि दूसरे क्षेत्रों में भी नुकसान नहीं हो। इसके अलावा मरुस्थलीय भागों की जो मिट्टियां होती हैं काफी उपजाऊ होती हैं, अतः पर्याप्त जल पहुंचाकर इन क्षेत्रों से पर्याप्त फसलें ली जा सकती हैं। जैसा कि हम देखते हैं इंदिरा गांधी कैनाल और गंग नहर द्वारा गंगानगर क्षेत्र का नक्शा ही अगर आप जाएंगे, वहाँ इतना ग्रीन शायद इधर भी नहीं होगा जितना वहाँ पर ग्रीन दिखाई देता है। तो ये थोड़ा सा हम कर सकते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उपाय कर सकते हैं उसमें वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम वृक्ष लगाएं, एसी का कम से कम उपयोग करें, जब बहुत आवश्यक हो तभी उसका उपयोग करें, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और साइकिल का उपयोग करें। तो ये सारे उपाय अपनाकर हम अपने पर्यावरण को की रक्षा कर सकते हैं। और इससे भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है कि एक व्यक्ति को, हर व्यक्ति को एक स्पिरिचुअलिटी की ओर उन्मुख करना बहुत ज़रूरी है, अध्यात्म की ओर उन्मुख करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक आध्यात्मिक व्यक्ति कभी भी किसी भी संसाधन को, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, प्रकृति हो, मनुष्य हो, नुकसान नहीं पहुंचाता। एक आस्था उसके मन में होती है, एक श्रद्धा का भाव होता है। तो ये भाव जब हम जागृत करेंगे व्यक्ति में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, तो वो अपने संसाधनों को, पर्यावरण की भी रक्षा भी करेंगे, और उसको कैसे प्रदूषित होने से बचाया जाए उस पर भी पूरा अपना फोकस करेंगे। तो मुझे लगता है ये सब, अच्छा, ये सारा जो चीज़ें हैं वो केवल अपने लेवल पे तो हम करें ही, एक व्यक्तिगत स्तर पर करने की आवश्यकता है, सामाजिक स्तर पर करने की आवश्यकता है, एक सामूहिक प्रयास के साथ, और सरकार को भी स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है पर्यावरण को बचाने के लिए। तो हम विकास भी कर सकते हैं और विनाश भी बचा सकते हैं। जी, डॉक्टर सुनीता, बहुत-बहुत आपका बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बेहतरीन और सटीक जानकारी आपने दी। और चूँकि जब भी हम परिचर्चा करते हैं, किसी भी विषय पर हम बात करते हैं, तो हम ये सुनिश्चित करते हैं कि जब हम समस्या लेकर आ रहे हैं, तो उसका समाधान हम साथ में देकर जाएँ। क्योंकि कार्यक्रम के अंत में हम एक संदेश भी माँगते हैं। कार्यक्रम के अंत में हम पूरे जो कार्यक्रम है, जो वक्ताओं ने अपनी बात रखी है, उसका एक सार प्रस्तुत करते हैं। तमाम सुधी श्रोता दर्शक बहुत उल्लास के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे उनके संदेश आ रहे हैं। हमारे साथ श्री राम जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ। बड़ा क्या कहूँ, हमारे इतना खूबसूरत इनका नाम, भगवान श्री राम के नाम पर, और श्री राम ऐसे लिखा है जो भाव विभोर में हो रही हूँ। और सुरेंद्र भाई साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर पुष्पलता तरीजा जी भी जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ नेहा शर्मा लगातार बनी हुई हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन। कुसुम लता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रूपचंद्र शास्त्री, मयंक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर मीता गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ी थोड़ी देर के लिए। बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ आप सबको। बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएं 150 एपिसोड के, और 150 हफ्ते हमने जागरूकता को दिए, जागरूकता को समर्पित है हमारा यह कार्यक्रम। और कल्पना जी, आपके पास मैं आती हूँ, क्योंकि डॉक्टर सुनीता ने अपनी सारी बातें कह दी हैं। उन्होंने सारे पक्ष रखे कि क्या हानि है और क्या लाभ है। जब हम विकास की ओर होते हैं तो पर्यावरण को नुकसान कहीं ना कहीं पहुंचता है, और आर्थिक उन्नति जब भी करते हैं हम, तो जो चीजें हैं वो बदलती हैं किसी न किसी रूप में। जैसे कि अभी एक संदेश आया था, गूगल की बात अगर हम कर रहे हैं, चूंकि वो भी विकास का एक जरिया है, और गूगल के माध्यम से हम बहुत कुछ कर रहे हैं। सुरेंद्र भाई साहब ने एक संदेश भेजा था, यूपी बरेली की घटना है, जिसमें एक छोटा सा रास्ता बताया गया था गूगल के द्वारा, जहां पर एक्सीडेंट होने से मौत हो गई। ये कोई हास्यास्पद बात नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि विकास है अगर,
तो बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, जिससे कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना सभी को करना पड़ रहा है। अब दिल्ली जैसे शहर की बात है जहां सांस लेना मुश्किल हो रहा है, वहीं सुरेंद्र अबाना सर हैं जिन्होंने अपने जीवन में इतने पेड़ लगा दिए, और आम इंसान जो चाहता है कि सब कुछ अच्छा मिले लेकिन हमें कुछ करना नहीं है उसके लिए। तो ये एक तरह का जो हमारा एक कार्यक्रम है वो जागरूकता अभियान ही है, क्योंकि हम हर विषय को जागृति के तौर पर हम लेते हैं और बहुत सारी बातें पटल के माध्यम से हम करते हैं। जो चीजें डॉक्टर सुनीता ने या अबाना सर ने बताई हैं, विकास के माध्यम से रोड़ा ना बने, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए अगर हम विकास करें तो एक बेहतर कल को हम परिकल्पित कर सकते हैं, उसकी एक परिकल्पना हो सकती है, बेहतर देश बन सकता है, बेहतर दुनिया हो सकती है। क्या कहेंगे आप चलते चलते? प्रभावी जी, पहला चीज तो कहूंगी कि जल थल पावक गगन समीरण, इन 5 चीज से ही हमारा पर्यावरण है, और इन 5 चीजों के बिना हम नहीं हैं। इस पृथ्वी पर यदि हमको रहना है तो ये 5 चीजें हमको आवश्यक है, लेकिन हमको अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए विकास की आवश्यकता है। लेकिन इस विकास के साथ साथ हमने प्रकृति को कभी छोड़ा नहीं। जैसे वृक्षारोपण आवश्यक है, तो जितनी सरकारी जमीनें खाली हैं, जहां और उसका कोई उपयोग नहीं है, हम वहां वृक्षारोपण कर सकते हैं। प्रकृति के लिए हम एक मजबूत आधार खड़ा कर सकते हैं, जो हमारे भविष्य के लिए भी काम हो। दूसरा इसमें आता है कर्तव्य और अधिकार। अधिकार ये है कि हम विकास करें और अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाएं। तो वहीं कर्तव्य ये भी है कि उस विकास की पटरी को हम कहीं इधर-उधर जमीन में ना ले जाएं। हम उसी पटरी पर चलते रहें, लेकिन वहां हमारा पर्यावरण भी जुड़ता जाए। जैसा कि सुनीता जी ने कहा कि वन संरक्षण, तो वन संरक्षण तो अब सरकार के द्वारा भी हो रहे हैं कि जंगलों में कोई अवैध कटाई ना हो, जंगलों में कोई जीवों का अवैध शिकार ना हो। इसलिए जो आधुनिक कैमरे हैं, जो सैटेलाइट है, उसके माध्यम से उनकी देख-रेख की जा रही है। ये विकास की ही देन है। वहीं वर्षा के पानी जो हमारे छतों पर गिर रहे हैं, क्योंकि अब ये हमारा कंक्रीट का एक जंगल बन रहा है और जिससे हम अलग नहीं हो सकते। हम आप चाहेंगे भी, हम कितने भी पर्यावरण प्रेमी हो जाएं, हम इस कंक्रीट के जंगल को अब नहीं हटा सकते, लेकिन हम इसको बेहतर बना सकते हैं। पहला चीज तो ये है कि हमारे छतों में जो वर्षा का पानी आ रहा है, उसको हम डायरेक्ट जमीन के अंदर ले जाने की एक व्यवस्था कर सकते हैं। वहीं अपने सड़कों के किनारे या सड़कों के बीच में जो हम पार्टीशन करते हैं, उसमें भी हम पेड़ों को लगा सकते हैं। इस प्रकार से हम अपने घरों के आसपास भी प्राकृतिक वातावरण ऐसा बना सकते हैं, जिसके द्वारा हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। वहीं कृषि के क्षेत्र में कहा जाए, तो जो सुरेंद्र जी ने कहा कि कृषि को हम यदि कहें तो उसको और बेहतर बना सकते हैं। उसके लिए हमको वही विकास के ही साधन की जरूरत पड़ेगी। आप चाहे ट्रैक्टर ले लें, चाहे कोई और भी तकनीक का यूज करें। आप गोबर खाद या जो जैविक खाद प्रयोग कर रहे हैं, तो वो भी हम कम मात्रा में ना बनाकर यदि उसको हम उद्योगों को प्रेरित करें, इस विकास को हम उसकी ओर मोड़ दें कि हम जैविक खादों का उत्पादन करेंगे और उसको ही कृषि में प्रयोग करेंगे, तो ये भी हमारे पर्यावरण के लिए लाभदायक होगा। तो इस प्रकार मैं यही कहूंगी वैभवी जी कि जो विकास की प्रक्रिया है, वो कभी भी घातक नहीं है। घातक ये है कि हम उस विकास की प्रक्रिया को सही दिशा में ले जा रहे हैं या अपनी लापरवाही को या केवल अपने अधिकारों को हम अधिक महत्व दे रहे हैं और कर्तव्यों को हटा रहे हैं। बहुत बढ़िया कल्पना जी, आपने बहुत खूबसूरती से अपनी बात रखी है और हमारे साथ मनोज जी जुड़ गए हैं, अभिनंदन है। नए उद्योग लगाना बंद होना चाहिए, ऐसा सुरेंद्र शर्मा सागर जी कह रहे हैं। मुझे लगता है कुटीर उद्योगों पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, जहां पर आप लघु और कुटीर उद्योग, ताकि जो पोल्यूशन लेवल है वो कंट्रोल में आ सके। और डॉक्टर पुष्पता तनेजा जी ने लिखा है कि 150 से 1150 होना चाहिए। जी जरूर, हमारी यही कोशिश है कि इसी तरह परिचर्चाएं लगातार चलती रहे। सुरेंद्र सर, आप चलते चलते क्या संदेश देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? सर आपका माइक बंद है। सर माइक बंद है। आवाज आ रही है? मैं सभी जो आपके दर्शक हैं उनको ये बताना चाहता हूं
कि आदमी को जीवन में 21 पेड़ लगाने चाहिए। 9 पेड़ हम हायर एजुकेशन लेते हैं, जब तक जितना कागज यूज करते हैं उसके कारण 9 पेड़ कटते हैं, और 10 पेड़ कटते हैं जब हम पूरी लाइफ में हमारा फर्नीचर है, हमारे खिड़की है, दरवाजे हैं, अन्य चीजें जो लकड़ियां काम में लेते हैं उसके कारण 10 पेड़ कटते हैं। और हमारी हिंदू संस्कृति में जिस दिन हम एक ऊपर जाएंगे उस दिन भी हमें 1 पेड़ चाहिए। तो ये हो गए 20। तो इस पर्यावरण को बचाने के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए 1 पेड़ अलग से लगाना चाहिए। तो टोटल 21 पेड़ अपने जीवन में हर व्यक्ति को पूरे जीवन में लगाने चाहिए, तभी हमारा पर्यावरण बचेगा, हमारी पृथ्वी बचेगी और हम लोग बचेंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बड़ी बात आपने कही और कितना बढ़िया आपने जो कैलकुलेशन है वो किया है। और इतने पेड़ हम कई बार, मेरी बेटी बहुत छोटी है अभी और मैं बार-बार उसको यही कहती हूँ कि आप जितना पेंसिल छीलोगे, क्योंकि उसकी आदत है छील-छील कर बर्बाद करने की, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि बेटा आप पेपर फाड़ोगे, आप पेंसिल छीलोगे तो उतने पेड़ कटते हैं। तो ये जागरूकता की ज़रूरत है, बच्चों को भी हम अपने स्तर से सिखाएँ कि हम किस तरह से अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं और विकास के साथ पर्यावरण को हम सुरक्षित भी रख सकते हैं। और जब पर्यावरण सुरक्षित है तो हम सुरक्षित है। सुनीता जी, चलते-चलते क्या कहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि प्रकृति जो है ना, हमारे बहुत प्राचीन काल से ही प्रकृति को पूजा जाता रहा है ना। तरु देवो भव, वृक्षों को हम देव रूप में देखते हैं हमेशा। तरु देवो भव संस्कृत में कहा गया है, सूर्य देवता। तो हमारी पूरी प्रकृति जो है उसके प्रति जब हमारा एक आस्था डेवलप होगी, एक आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से जब हम उनको एक देवी देवता के रूप में देखेंगे तो उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो प्रकृति के प्रति, पर्यावरण के प्रति, अपने सारे संसाधनों के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति, मनुष्यों के प्रति एक बहुत ही डिवाइन फीलिंग के साथ जब हम जुड़ते हैं उनसे, तो एक बहुत सुंदर वातावरण बनता है, बहुत सुंदर वाइब्रेशंस एक दूसरे को देते हैं और बहुत सुंदर दुनिया बनती है उससे। तो वो दृष्टि विकसित करने की ज़रूरत है और उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तो मैं सभी से कहूँगी कि एक आध्यात्मिक सोच अपनी विकसित करें, अपने जीवन के प्रति, अपने पर्यावरण के प्रति और अपने विकास के प्रति। तो सब चीज़ बहुत सुंदर होगी और आपको जीवन का आनंद आएगा। बहुत सुंदर। तो प्रकृति और पर्यावरण और जो विकास है उसके बीच का जो तालमेल है वो बनाना एक मनुष्य की जिम्मेदारी है, नैतिक भी है। और जैसा कि आपने कहा कि अध्यात्म से अगर हम जुड़ते हैं तो हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और विकास में कुछ चीजें आ जाती हैं जब कभी प्रकृति से छेड़छाड़ हो जाती है, तो हम यही कोशिश करेंगे, जैसा कि निदान मिला है, कि हम प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए विकास करें। और इस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम दर्शक श्रोता जो इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं, आगे भी इस कार्यक्रम को देखेंगे। हमने एक अपील की है हमारे प्रशासन से, हमारे देश के नेताओं से, ताकि इस ओर भी एक ध्यान जाए। एक गिलहरी प्रयास है हमारा। परिचर्चा के माध्यम से हम दूर दूर तक अपनी बात कहना चाहते हैं, अपने वक्ताओं के माध्यम से अपनी बात रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी गूगल की जगह पर हिंदी साहित्य संस्थान को अगर सर्च करे तो उन्हें बहुत सारे ऐसे विषय मिलेंगे जिस पर हमारे महान वक्ताओं ने महान वक्तव्य दिए हैं। 150वीं कड़ी में हमसे जुड़ने के लिए आदरणीय सुरेंद्र अवाना सर, डॉक्टर सुनीता सिंह जी और डॉक्टर कल्पना चौबे, आपका विशेष आभार। विकास बनाम पर्यावरण, विकास भी जरूरी और पर्यावरण भी जरूरी है। अगली बार एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर संचालन के लिए। थैंक यू।